Hey guys, welcome to my YouTube class मीन्स YouTube चैनल। आज हम फाइनली अपना ये जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है मैथ्स की वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका सल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। किससे? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। हम कुछ डायग्राम इस तरीके से बना के आपको समझाते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कहा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। मतलब उस बिल्डिंग के टॉप पे भी एंड उस बिल्डिंग के बॉटम पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मैंने ये इसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट ले ली है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, यानी कि टॉप मतलब इसकी भाई जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है ऑफ द टॉप एंड बॉटम। ये हमारे पास 8 मीटर वाली टॉल बिल्डिंग है जो क्वेश्चन में कही गई है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ये वो बिल्डिंग है, और ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो क्वेश्चन में हमें कही गई है। तो ये हो गई हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इस 8 मीटर की जो टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप पे एंड इसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के। देखिए अब आपको एक बात समझना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ता है किसी ऊपर के पॉइंट से नीचे यानी कि ऊपर से नीचे जो एंगल पड़ता है उसे हम डिप्रेशन एंगल कहते हैं। जब भी ऊंचाई से किसी नीचे पॉइंट पे एंगल बनाते हैं हम, सपोज अगर मैं इस पॉइंट को, यानी कि यहाँ इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ा, सबसे पहले ये पड़ा है। दूसरा, इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो बॉटम है, यानी कि जो फुट है, इस पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। अब कितना पड़ रहा है आगे क्वेश्चन में कहा है। अब आप ये देखिए, ये जो है हमारे पास, इसे हम ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो ये इसका बेस हो जाएगा, मतलब ये ग्राउंड हो जाता है। क्वेश्चन में ही कहा गया था द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पे जो बना है, टॉप एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ा है इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग पे फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। तो पहले टॉप की बात कही गई है। देखिए पहले पड़ा था टॉप पे। यहाँ पर हमारा ये टॉप है ना, तो टॉप के लिए जो एंगल है, टॉप के लिए पहले टॉप की बात कही गई है, फिर बॉटम की। तो अब देखिए एंगल भी पहले 30 डिग्री है, फिर 45। इसका मतलब जो टॉप वाला एंगल है वो 30 हो जाएगा एंड जो बॉटम वाला एंगल है वो 45। अब आपको टॉप तो ये है ना, अब इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको ये जो हमारा बेस है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर पाएँ अपना। सो यहाँ पे हम ये बता सकेंगे ना, तभी तो हम ये बनाएंगे कि हमारे पास एंगल क्या था। तो टॉप पे एंगल था हमारे पास 30 डिग्री, एंड यही जो एंगल नीचे आया है, ठीक है, ये टॉप पे जो एंगल पड़ा था वो तो 30 डिग्री था, एंड ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम पे आया, यानी कि ये बॉटम पे जो आया है, यानी कि ये वाला एंगल जब हम ऐसे आएंगे तो ये बॉटम पे यहाँ पे पड़ा, यानी कि ये एंगल बेस से लिया जाता है हमेशा। सो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे पास? 45 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से कुछ तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं अपना। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपको हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। और इन दोनों, यानी कि जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारे पास, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हमारे पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। क्या ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच की ये जो हाइट है, यानी कि डिस्टेंस है, इस बिल्डिंग से ये जो दूरी है ये भी आपको फाइंड करना है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कही गई हैं, यानी कि मल्टी स्टोरी क्या के क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हम ये लिख सकते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें, सो यहाँ पे एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं। सो हो जाएगा ABCD एंड E। ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग कर दी, आप जैसे चाहें इसकी नेमिंग कर सकते हैं इस फिगर की। सो अब आप इस फिगर को सही से देखें तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्लियरली। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABE या BEA या जो भी आप कह सकते हैं, तो हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ABE, और एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है DCE। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे दो ट्राइंगल गिवन है। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल, पहले हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DCE, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल DCE, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, ये लार्ज। देखिए आपको ट्राइंगल मतलब हमें किस तरीके से इस फिगर में हम किस तरीके से हम ट्राइंगल लेते हैं, जो आपके एंगल्स बने थे, एंगल्स जिसके बीच में बन रहा है वो उठाना। देखिए ये इसकी बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग अपनी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएगा ना, बिल्डिंग ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये 90 बनाएगा। सो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 बनाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे आपको। एक ट्राइंगल मिलेगा इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको इन ट्राइंगल, और लिख लीजिए यहाँ पे इन ट्राइंगल DCE, आपको एक ये ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पे इन ट्राइंगल, या आपके पास एक बड़ा ही ट्राइंगल है ABE, इन ट्राइंगल ABE। सो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं, एक ट्राइंगल है DCE और एक ट्राइंगल है ABE। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है। एक तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट, दूसरा इस बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टॉल बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये फाइंड करना है, यानी कि AB की दूरी और AE। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको फाइंड करना है AB, यानी कि AB का जो डिस्टेंस है आपको वो फाइंड करना है। दूसरा आपको AE क्या है भाई, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। AB क्या है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। सो अब इसके लिए सबसे पहले हम इन ट्राइंगल DCE, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसको देखिए। अब आप इस फिगर को देखिए ज़रा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ABCD, ये ABCD तो हमें एक रेक्टेंगल की तरह देखने के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है ना ये एक रेक्टेंगल है। ये देखिए सही से ABCD, और ये BC क्या है, BC हमारी तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना,
ये BC हमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि BC जो है हमें 8 मीटर टॉल बिल्डिंग गिवन थी। BC तो हमने नेमिंग करी है, लेकिन ये 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। अब ये हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल की शेप है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर है। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जानी है। ये जो BC बराबर हो जाएगी AD के, क्योंकि भाई एक रेक्टेंगल है। इसी तरीके से जो AB है, इसी तरीके से ये जो AB है ये बराबर हो जाएगी किसके, CD के। सो हमें यहाँ से ये बात पता चल गई कि AB बराबर है CD के, जो CD है वही AB है। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AB बराबर है CD के। अब ज़रा आप इस ट्राइंगल को देखें, अगर हम ये ट्राइंगल बाहर हम इस तरीके से निकालें, आपको आप क्लियरली देखिए, आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। सो ये हो जाएगा CDE। हमने इस ट्राइंगल को बाहर ले लिया, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। अच्छा ये बताइए BC 8 है तो ये DA, क्योंकि भाई ये तो इसके रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, तो ये DA भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। तो हमने इसे भी 8 मीटर ले लिया। और लेट ये जो DE है इसको आप X सपोज कर लीजिए। ये जो DE है आप इसको X मान सकते हैं। क्या सपोज कर लिया हमने, इसको X सपोज कर लिया। अब आप यहाँ देखिए, अगर ये DE मेरे पास X है, अगर ये जो DE है ये मेरे पास X है, क्या हम ये CD फाइंड नहीं कर सकते? ये हम CD फाइंड कर सकते हैं ना, जब भी हमारे पास एक एंगल दिया होता है, जब भी हमारे पास एक एंगल दिया होता है या कोई साइड गिवन होती है, सो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो एंगल है, एंगल सी के सामने वाली क्या होती है, एंगल के सामने होती है परपेंडिकुलर। भाई यहाँ 90 डिग्री है, सो एंगल के सामने होती है परपेंडिकुलर, और ये CD क्या है, बेस। तो P और B वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और B की बात करी जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है। वो होता है हमारे पास tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हमें एंगल ऑलरेडी गिवन है, सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं tan थीटा की जगह क्या लिख दें हम, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ये जो DE है ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो हमारा DE है हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे ना, तो DE की जगह हमने इसको पहले X सपोज कर लिया था, और हमें CD बेस क्या है, ये CD हमें फाइंड करनी है। CD क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, वी नो दैट tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सो यहाँ से हम CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में करना होगा भाई। तो आप ये जो CD है आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी कि CD को मल्टीप्लाई करा दें उधर 1 से। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि CD जो है इस X के साथ डिवाइड में है। जब CD को आप दूसरी साइड ले जाओगे तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ऐसे ही ये √3 यहाँ पे ये डिवाइड में है 1 के साथ, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। इसी वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे CD हो जाएगा, एंड X को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। सो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया, ये जो CD है इसको CD को हमने क्या कह दिया, √3x। ये जो CD है यानी कि जो बेस आई है हमारे पास, ये जो बेस हमारी निकल के आई है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारे पास आ गया √3x। अच्छा हमने अभी ये बताया था कि क्योंकि अगर ये एक रेक्टेंगल है, तो AB बराबर है CD के। जो भाई CD है वही AB है, नहीं है, प्रॉपर्टी कहती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर है CD। अगर हमने CD फाइंड कर लिया, जब AB बराबर है CD के, इसका मतलब हमने AB भी फाइंड कर लिया, यानी AB और CD दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3x। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आप बड़ा वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ABE या EAB जो भी आप कहें इसको, तो इन ट्राइंगल ABE अब ज़रा इसको बाहर निकालिए। हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर देते हैं ABE को, यानी कि ऊपर क्या है हमारे पास, ये जो ट्राइंगल है ABE, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ABE, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये बात पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 यहाँ बना रहा है। अब देखिए BE हमारे पास इसकी हाइपोटेन्यूज है, और ये जो AE है, अब आप यहाँ क्लियरली देखिए AE जो है वो AD और DE का सम है AE। सो हम इसको 8 + x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे,
ए ई जो है वो ए डी में जब डी ई जोड़ेंगे तभी तो भाई ए ई आएगा। ए ई पूरा कब आएगा, जब ए डी में आप डी ई जोड़ेंगे तो ए ई आएगा, यानी कि 8 में जब आप x प्लस करेंगे तो ए ई आएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस एक्स। और अभी हमने ये क्लियर किया था भाई सी डी बराबर है ए बी के। जब आपने सी डी निकाल लिया इसका मतलब आपके पास ए बी भी फाइंड हो गया, आपका ए बी भी निकल के आ गया। तो ए बी और सी डी दोनों की वैल्यू क्या होगी, √3x, √3x। और हमें बी एंगल यहाँ पे दे ही रखा था 45, एंगल तो हमें ऑलरेडी दे रखा था। अब आप यहाँ देखिए ये जो बी एंगल है, इस बी एंगल के लिए ये ए ई क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये ए बी क्या है भाई, बेस है। तो वो कौन सा रेशियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करी जाती है। सो वो फिर अगेन टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 45। परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर क्या रखेंगे हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास ए ई परपेंडिकुलर है तो ए ई की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे हम 8 प्लस एक्स। अब बेस क्या है हमारे पास √3x, तो ये हो जाएगा √3x। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें tan 45 की वैल्यू याद है भाई। जो tan 45 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी, 1 यहाँ पे पुट कर दी। सो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स अपॉन √3x। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास, क्योंकि हमें तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो ये हमारे पास जो √3x डिनोमिनेटर में हम उसकी साइड चेंज करेंगे, इसकी साइड बदलेंगे। तो डिनोमिनेटर वाला यानी कि जो डिवाइड में होता है उसको जब हम साइड चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। सो यहाँ पे 1 है, अब ये उठ के √3 आएगा, ये तो ये मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अब जब कोई भी नंबर हमारा 1 से मल्टीप्लाई करता है तो सेम नंबर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालनी है √x की वैल्यू। सो आप क्या करें, x को जो लाइक टर्म है उसको एक पास लेके जाइए। अब ये x यहाँ पे है और x यहाँ पे भी, इस x को उठा के, ये पॉजिटिव का है, इसको इसके x वाली टर्म के पास ही लेके जाइए, यानी कि इस x को उठा के इधर रखिए। ये हो जाएगा √3x, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा -x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं ना, जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स थी, एक ये और एक ये। यहाँ से जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा, पहली वाली टर्म में क्या बचेगा, देखिए पहली वाली टर्म में बचेगा √3, ये साइन का साइन देखिए, x को √3 से मल्टीप्लाई तो √3x। अब आपने x को तो बाहर ले लिया था ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जब यहाँ कुछ नहीं बचता उस केस में हम क्या लिख देते हैं, 1। सो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अपने x की वैल्यू। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इस x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी, इसको अकेला करेंगे, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 8 बाई √3 -1। सो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू। अब आपको फाइंड क्या करना था, हमें ये फाइंड करना था कि ये ए ई क्या है। दूसरा हमें ये फाइंड करना था ये ए बी क्या है। हमें ये ए ई और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब अगर इस x की वैल्यू देखिए, ये जो x आया है, अभी हमने क्वेश्चन में कहा था कि जो हमारा ए बी है वही सी डी के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है √3x के। सो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है आप इस x पे पुट कर दीजिए। ये जो x की वैल्यू आपने निकाल √3x। अब √3 पहले से था और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x को रखिए 8 अपॉन √3 -1। सो ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। अब हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि ये पूरा कैसे सॉल्व होता है। अब अगर आप √3 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे सो ये हो जाएगा 8 √3 बाय √3 -1। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, बस आपको एक ये रूल याद रखना है कि हम लोग ये नहीं चाहते, हम क्या मैथ्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं चाहती है, चलिए ऐसा कह देते हैं कि उसका आंसर डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है वो रूट में रहे। हमें इस रूट को हटाना होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है।
क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन परफॉर्म। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या परफॉर्म किया जाता है, रेशनलाइजेशन। अब ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल जैसा ये लिखा हुआ है ना बिल्कुल एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है ना भाई। अब ये डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे आपको सेम डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है ना, और डिनोमिनेटर को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है आपको, लेकिन बस एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर पे जो साइन है, अगर सिंगल वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 2 टर्म्स है तो उस केस में ये जो साइन होता है ना वो चेंज होगा। अगर माइनस था यहाँ पे तो ऊपर नीचे यहाँ जो आपने कराया तो वो प्लस में आएगा, अगर प्लस होता तो वो माइनस में आता। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी आपका सब सही रहेगा, बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर को कराए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को करा दीजिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये भी √3, ये भी √3, ये भी 1, ये भी 1, फर्क किसका है, ये प्लस का, ये माइनस का। सो यहाँ हम ये क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ हम a - b लगा सकते हैं और यहाँ हम a + b, यानी कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि एक फॉर्मूला लग रहा है। a + b, a - b जब भी लगाते हैं उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये देखिए, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम 8√3 को √3 से, जब ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट टर्म को, मतलब जो बाहर टर्म है उसको ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रूट की टर्म को रूट से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 को तो हम लिखेंगे एज इट इज़। जब ये रूट, देखिए ये भी √3, ये भी √3, जब रूट का सेम नंबर, रूट के सेम नंबर से, देखिए यार ये भी √3 है, मल्टीप्लाई करेगा √3 से। जब रूट का सेम नंबर रूट के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो ये सिर्फ नंबर एक बार हो जाता है, रूट से रूट कैंसिल, ख़त्म रूट। सिर्फ आप एक बार वो नंबर लिख दीजिए, ये हो गया आपका रूट से रूट को रूट से मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से परफॉर्म होता है। ये कंडीशन कब लगेगी, जब हमारे पास जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम है, तो उसको एक बार लिख दीजिए, रूट ख़त्म। सो इस केस में भी क्या हो जाएगा, देखिए जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक बार 3 आ जाएगा, तो वो 3 तो इस 8 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, लेकिन ये 8 तो भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में था। सो मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब प्लस जब आप इस √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है। तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन। नेक्स्ट नीचे हमने बताया था, यहाँ लग रहा है हमारे पास फॉर्मूला a² - b² का। सो √3 इसको हम a² माने, 1 को हम क्या माने, b। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 + 8 √3। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये अंडर रूट पे स्क्वायर है। अभी वाली जो हमने कंडीशन बताई थी, भाई रूट है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कराना। तो जब ये √3 का स्क्वायर है मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सिंपल इसको हम 3 लिख सकते हैं एक बार। अब ये हो जाएगा 24 + 8 √3/3 में से 1 गया, 2 बचेगा। अब क्या करना है हमें इस स्टेप पे। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन आप ये देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम वहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 जो है ना डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा भाई, 2 की टेबल में 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, ठीक है, और नीचे भी 2। इससे क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास ये हम क्या निकाल रहे थे, ये हम निकाल रहे थे अपनी AB की वैल्यू, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बीच की दूरी। तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AB की वैल्यू आ गई है 12 + 4 √3, 12 + 4 √3 मीटर। ये AB की दूरी आ गई है हमारे पास, क्या आ गई है, AB की
दूरी। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 1.732 एंड ये पूरा सॉल्व हो सकता है, आपका डेसिमल में आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था, इसमें हमें एक चीज़ और फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब AE की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी, तो हमने A भी निकाला है। ये हमने क्या फाइंड करा भाई, AB, यानी कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बीच की दूरी। लेकिन हमें AE भी तो पूछा था, हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, AB और AE पूछा गया था। सो अभी तो सिर्फ हमने AB निकाला है, अब हम AE भी निकालेंगे। अब AE के लिए क्या करना है, आप सिंपली ये देख सकते हैं, हमें 8 में x की वैल्यू को प्लस करना है। अब क्या करना है, 8 में प्लस करना है x की वैल्यू को। सो AE फाइंड करने के लिए, अब आप देखिए AE फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, AE फाइंड करने के लिए हमें यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 8 में प्लस करना है x, और x की वैल्यू तो अभी हम पीछे निकाल के आ रहे हैं ना। x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, यहाँ देखिए x की वैल्यू थी हमारे पास 8/√3 - 1, ये थी हमारे पास x की वैल्यू। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे सिंपली LCM परफॉर्म करवा दीजिए। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो और 1 हो तो LCM लेते हैं ना उसको, तो वही टर्म आ जाती है, यानी कि आ जाएगा √3 - 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 की टेबल में कोई नंबर उतनी ही बार में आता है, यानी कि इसको आप ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी टर्म को, सिंपल, या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही टर्म सेम है, नहीं है, √3 - 1, यहाँ पे भी √3 - 1। जब भी सेम टर्म होती है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है लिखा हुआ। अब ये क्या है, 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होता है तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है। सो ये हो जाएगा 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 माइनस 8 को 1 से, 8 1 ज़ा 8 प्लस 8/√3 - 1। अब आप यहाँ देखिए, एक प्लस का 8 माइनस का 8, सेम टर्म, साइन अलग अलग, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है भाई, कैंसिल, 0। सो ये हो जाएगा 8/√3 - 1। अब आप फिर यहाँ पे देखें, फिर वही कंडीशन आ गई यहाँ पे, फिर हमें नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, फिर क्या करेंगे, अगेन रेशनलाइजेशन परफॉर्म करा दीजिए आप एक बार और। सो ये हो जाएगा √3, यहाँ माइनस है तो ये √3 + 1, √3 + 1। रेशनलाइजेशन का ये रूल होता है कि जो भी डिनोमिनेटर था उसका अपोजिट साइन आता है। फिर आप क्या करवाएं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 8√3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 8/√3 को मल्टीप्लाई करवाइए √3 + 1 से, एंड यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, जो हमने पीछे देखा था। अब 8√3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो आई थिंक ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है जो हम पीछे परफॉर्म करके आए, अभी हम यही तो परफॉर्म करके आए थे। अभी आप ये देख सकते हैं, हमने जो हमारी जो परफॉर्म पीछे जो हमने किया था वो सेम था पीछे जो हम करके आए थे, यानी कि आप ये पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पीछे जो आंसर आ रहा था वो भी हमारा सेम ही है। आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 आ गया, एंड ये आ जाएगा 8√3 को 1 से करेंगे तो 8√3, एंड 3 का स्क्वायर 3 - 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 8√3, एंड 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। सो ये वही आंसर आ रहा है जो हमारा अभी पीछे आंसर आया था। 2 की टेबल में 24 12 बार में, ये 4√3/2 से ही कैंसिल हो गए, यानी कि हमारे पास जो AE है, AE की भी वही वैल्यू आई है हमारे पास जो किसकी वैल्यू आई थी, AB की, AE। और इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से और ईजीएस्ट वे में समझाना चाहूँगी। देखिए ये जो हमारी फिगर थी, आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पूरी हाइट हमें जो फाइंड करनी है AE, ये जो हमें AE फाइंड करनी है। अब आप ज़रा इसे, अगर हम पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE, ज़रा अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, सिर्फ अभी हम क्या ले रहे हैं, हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। अब आप इसको ज़रा सही से समझें। तो अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा ABE। और आप सिंपली देखिए यहाँ पे 45 गिवन है, बस ये देखिए कि हमें 45 एंगल गिवन है, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से देखूँ,
इस एंगल के हिसाब से अगर हम ये चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए ए ई हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला क्या होता है भाई, टेन। सो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना है हमारे पास 45। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से, ए ई, परपेंडिकुलर क्या है, ए ई। सो ये है ए ई और बेस क्या है हमारे पास, ए बी। अब आप ये देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री से हमने ये सीखा है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। अब अगर हम ये जो ए बी है ये अभी यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई से, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता है तो वो सेम नंबर आ जाएगा। ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए ई। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ए से बी की दूरी, हमसे दोनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की दूरी, यानी कि ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है और ए ई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। सो यहाँ से हमें पहले ही ये पता चल गया कि ए बी और ए ई दोनों ही बराबर हाइट की हैं, यानी कि ए बी का डिस्टेंस और ए ई की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट दोनों बराबर है। ये हमें यहाँ से क्लियरली पता चल गया। सो हमें दोनों को अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ए बी को अलग करें, ए ई को अलग करें। अगर आप ए बी को करेंगे या ए ई को करेंगे, आंसर सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसको हमने या तो ये अटैम्प्ट करना है या ये अटैम्प्ट करना है, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं सो हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, हमसे क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ज़मीन पर एक पॉइंट है P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इस P पॉइंट से हमारे पास एक 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है 30 डिग्री। अब ज़रा इस बात को समझिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन 4 ही है ये, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ज़मीन पे, जैसे सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, तो ज़मीन पे मैंने ये P पॉइंट ले लिया, ये क्या है हमारे पास P पॉइंट है। इस P पॉइंट से एक हमारे पास 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, सपोज ये हमारे पास एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। सो इस P पॉइंट से इस 10 मीटर टॉल, ये जो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, इस P पॉइंट से इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है, यानी कि जब भी कोई भी एंगल नीचे से ऊपर की तरफ पड़ता है, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये नीचे से पड़ा है ऊपर की तरफ, जब भी कोई एंगल नीचे से ऊपर की तरफ पड़ता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और कोई ऊपर से नीचे पड़ता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना का है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बना दिया ये, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बनाए तो ये 30 डिग्री बनाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पर, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, तो हमने इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग बना दिया। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टेप फ्रॉम P पॉइंट इज 45। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसी P पॉइंट से इस फ्लैग के टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है, इसी P पॉइंट से इस फ्लैग के टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है। ये कितना पड़ा है, 45। सो इस, यानी कि ये जो मतलब ये जो एंगल है इसको अगर हम बेस से मिलाएं तो ये क्या है हमारे पास 45, ये पूरा हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये पूरा 45 डिग्री। सो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप की लेंथ बतानी है आपको, यानी कि झंडा कितना बड़ा था ये बताना है सिंपल वे में। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ P पॉइंट से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस, यानी कि ये दूरी क्या है। तो हम पहले इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। सो पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लीजिए। देखिए लेट, हमने क्या क्या लेट किया है, देखिए लेट AB हमारे पास बिल्डिंग है। AB क्या है भाई, ये बिल्डिंग है 10 मीटर की। AB क्या है, बिल्डिंग है जिसको 10 मीटर बिल्डिंग दिया गया है। BC क्या है, BC हमें फाइंड करना है, और ये फ्लैग है, और यही फ्लैग का मतलब फ्लैग की जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, यही हमसे क्वेश्चन में सवाल किया गया है। दूसरा A से P क्या है, ये हमारी बिल्डिंग और P पॉइंट का डिस्टेंस है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड
पी पॉइंट की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए पी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन बिल्डिंग एंड पी पॉइंट। अब आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं। अगर हम यहाँ पे आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है भाई, बिल्डिंग ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर डालेगी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। देखिए, एक तो ये वाला, क्या नाम है इसका, ए पी बी, ए पी, ये पी पॉइंट हो गया, ए पी बी। और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए पी सी। दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम ए पी के लिए बात करें, ए पी बी, तो इसके लिए एंगल 30 डिग्री था, ठीक है। और ए बी की जो हाइट है वो 10 मीटर दी हुई है। और अगर हम ए पी सी की बात करें तो इसके लिए एंगल 45 था, क्या था, 45 था। और जो ए सी है वो ए बी और बी सी से मिल के बना है। तो सबसे पहले हम अपने छोटे वाले एंगल के लिए बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए पी बी के लिए अगर हम बात करें तो आप ही देख सकते हैं, हमें एक एंगल दिया है, एंगल के लिए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ए पी क्या है, बेस। तो यहाँ पे फिर वही tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो tan थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ पे दी हुई है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और बेस क्या है, ए पी। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू है 10 और ए पी। अब ए पी की जिसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है उसे बेटे हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी, एंड √3 हमारा 10 से मल्टीप्लाई, ए पी 1 जा ए पी, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, और यूनिट थी हमारे पास मीटर। ये ए पी की वैल्यू आ गई। अब ये ए पी की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारा इतना काम खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल की ओर। यहाँ है ए पी सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी भाई इस पी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है ए सी और ए पी बेस है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा कितना है, 45, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, बेस क्या है, ए पी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, ए सी यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं। ए सी कब बनेगा भाई, जब ए बी में बी सी प्लस किया जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी में बी सी प्लस करना है आपको। सो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, हम ए बी प्लस बी सी। और ए पी तो हम पीछे फाइंड करके आ ही रहे। जब अब जो भी इसकी वैल्यू में पता है हमें यहाँ पुट करनी है, सिंपल। देखिए 1 का तो ऐसे ही रहेगा, और ए बी तो हमें पता है ना, यहाँ tan दिया हुआ था, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा, tan प्लस बी सी। और ए पी कितना था भाई, ए पी तो फाइंड करा है, tan√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है अपनी बी सी की वैल्यू। जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको अकेला करेंगे तो ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ये हो जाएगा tan√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, tan√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ये tan प्लस बी सी। अब आपको बी सी निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करेंगे। ये tan यहाँ प्लस में, दूसरी साइड आ जाएगा माइनस में, तो tan√3 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आप 10 कॉमन ले लीजिए तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो बढ़ते हैं अपने मॉडल पेपर के आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी ये प्लेलिस्ट आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही हो सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने सभी 10 के दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब जो कि ये होती है हमारे पास कोन, तो इन्वर्टेड उल्टा करके रख दिया है हमने इसको। सो हमारे पास क्वेश्चन में का एक वेजल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में रखा हुआ है। अ वेजल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है, मतलब इसके सेंटर से जो इसका टॉप है इसे हम कहते हैं हाइट। तो इसकी जो हाइट है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ये चीज़ एच से डिनोट करते हैं। इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। इसका जो टॉप है जो कि
ये जो रेडियस है, इसका रेडियस भाई ये क्या है, सर्किल है ना, सर्किल का रेडियस, तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। इसका रेडियस दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, विच इज़ ओपन। और ये जो इसका मतलब जो टॉप है ना, ये रेडियस मतलब ये जो सर्किल है ये खुला हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये जो हमारे पास वेजल है यानी कि जो बर्तन है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऊपर की लेवल तक पूरा इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल भरा हुआ है, इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि हम इसमें एक बूंद पानी डाल दें, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। वैन लीड शॉट्स, जब अब क्या हुआ, इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के, इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के बॉल्स डाले गए, ईच ऑफ विच इज़ अ स्फेयर, और वो छोटे छोटे जो बॉल्स है वो एक स्फेयर है जिनका रेडियस ये रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें ये नहीं पता है अभी कि कितने डाले हैं, नंबर ऑफ कुछ डाले हैं हमने, छोटे छोटे बॉल्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल, वो बर्तन के अंदर डाले गए हैं। और अभी हमें यहाँ क्लियरली बताया गया था इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, वो पूरा पानी से भरा हुआ था बिल्कुल अपने ऊपरी सतह तक, यानी कि उसमें जगह ही नहीं है। अब आपको ये बात पता है, कोई चीज़ अगर पानी से पूरी फुल है और उसमें आप कोई भी चीज़, कोई स्टोन वगैरह या कुछ भी आप उसमें डाल देते हैं पानी के अंदर, तो उसके अंदर से पहले उतना पानी बाहर निकल जाएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास पानी में, एक ग्लास हमारे पास पानी बिल्कुल ऊपर तक फिल है, अगर उस पानी में आपने एक छोटी सी बॉल डाली है तो जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना पानी उस ग्लास में से निकल आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन छोटी छोटी बॉल्स की वजह से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, एक चौथाई पानी इस कोन से बाहर आ गया है, एक चौथाई पानी इस कोन से बाहर आ गया है, यानी कि इस कोन का जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4, इस कोन का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेजल, तो आपको ये बताने हैं कि कितनी बॉल्स आपने उस पानी के अंदर डाली थी जिसकी वजह से एक चौथाई पानी बाहर आया। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको एक बात समझनी है कि हमारे पास जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी वॉल्यूम था हमारे कोन का, इसके अंदर पानी था, पानी कितना होगा भाई, पानी इसके अंदर उतना ही तो है जितना इस वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम होगा। इस इन्वर्टेड या ये जो वेजल है इसके अंदर कितना पानी होगा, उतना पानी होगा जितना इसका कोन का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर ही हो गया, तो उसका 1/4 एक चौथाई कर दें अगर हम, ठीक है, एक चौथाई वॉल्यूम किसके बराबर होगा, देखिए जितना पानी बाहर आया है उतना ही पानी बाहर आया होगा जितना उस बॉल्स का वेट होगा, यानी कि आपने जितनी बॉल्स डाली हैं जितना उसका वेट यानी कि जितना उसका वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वाटर बराबर होगा कितना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉट्स कह सकते हैं हम, या स्फेयर कह सकते हैं, क्योंकि ये स्फेयर की एक पोजीशन है, मतलब इस स्फेयर जैसी मतलब कोई बॉल्स दे रखी हैं हमें। तो एन क्यों है, क्योंकि हमें ये नहीं दिया गया कि यहाँ पे ये बॉल्स कितनी है, ही तो पूछा गया है हमसे, वेयर एन इज द, एन क्या है, एन इज द, वेयर एन इज नंबर ऑफ बॉल्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ लीड शॉट्स, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, एन। और वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट क्या है भाई, ये स्फेयर है, स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में ये क्लियरली गिवन है हमें कि ये जो शॉर्ट्स है इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन थी कि ये जो शॉर्ट्स हैं इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आर है इसकी जगह हम 0.5 सेंटीमीटर पुट करेंगे। पहले इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 1 ज़ा 1, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एन
4/3 पाई। अब देखिए ये जो आर है, ये वाला जो हमारे पास आर है, ये दिया है 0.5, सो हम लिख देंगे 0.5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्यूब है ना तो क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पे। अब बाकी ये तो कोन है ना, कोन का रेडियस है, कोन की हाइट है, ये तो हमें गिवन था, पुट कर दीजिए सब। पाई रेडियस कितना गिवन था 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी 8/12 एन 4/3 पाई 0.5 क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस n की वैल्यू फाइंड करना है। हम बार बार आपको ये बता रहे हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है भाई उसको अकेला करेंगे, उसको अकेला करेंगे, इसको करिए अकेला। इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके साथ जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आएंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो देखिए यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ था 5 का स्क्वायर 8, ठीक है, हमने ब्रैकेट हटा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया 12। अब देखिए ये 3 यहाँ डिवाइड में था, ऊपर आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये 4 पाई ये सब मल्टीप्लाई में थे, इधर नीचे डिवाइड में आ गए। देखिए 0.5 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया n अकेला, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे जो सेम टर्म होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, और हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अभी ये देखिए ऊपर क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 5 × 5 लिख दें हम, और ये है 2 और 3, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास 12। अच्छा ये देखिए ये 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब होता है, वही नंबर 3 टाइम्स है, 3 बार हमने लिख दिया इस नंबर को। कितनी बार लिख दिया, ये हमने नंबर लिख दिया है 3 बार। अब आपको ये बात पता है पॉइंट हटता है अगर ये जो 0.5 पे सब पे डेसिमल है। अब हम अगर इस डेसिमल को हटाना चाहें तो न्यूमरेटर में एक ज़ीरो, जैसे इसके लिए हटाना चाहेंगे तो हम एक ज़ीरो बढ़ेगा, ऐसी इसके लिए तो एक और ज़ीरो बढ़ गया, इसके लिए तो एक और ज़ीरो बढ़ गया, ठीक है। सो हमने यहाँ से क्या करा, इसके सारे हमने यहाँ से क्या करा है, सारे डेसिमल हटा लिए, तो ये हो गया हमारे पास सिंपली 5 × 5 23,000, जितना हम कर सकते थे हमने उसको कैंसिल, मतलब हमने डेसिमल हटा लिया। अब क्या करना है, जितना कैंसिल, देखिए ऊपर भी 2 5 है, नीचे भी 2 5 कैंसिल, ठीक है। और देखिए 2 6 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, ऊपर है 1000 और नीचे है 2 × 5 यानी कि 2 5 ज़ा 10, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 1000/10, 10 से एक ज़ीरो और गया, यानी कि क्या आंसर आ गया हमारे पास 100। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ ये शॉर्ट्स डाली गई थी उस पानी के अंदर, जिसकी वजह से 1/4 एक चौथाई पानी बाहर निकला, वो कितने थी 100। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100। यही हमारा सवाल पूछा गया था। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शनल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। स्फेरिकल ग्लास वेजल, हमारे पास एक स्फेयर की शेप में एक ग्लास वेजल है, मतलब ग्लास का एक वेजल है, बर्तन है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड नेक, और उसकी गर्दन है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में है। देखिए स्फेरिकल ग्लास वेजल कुछ मतलब इस टाइप का, स्फेयर में तो हमारे पास एक वेजल है जिसकी जो नेक है, यानी कि ये जो चीज़ होगी, नेक मतलब ये ऐसे, ये जो नेक है इसकी, ये चीज़ ये सिलेंडर की फॉर्म में है, ये ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल ग्लास वेजल, तो ये यहाँ से तो स्फेयर की शेप में, और इसकी जो नेक है गर्दन वो क्या है, वो सिलेंड्रिकल शेप में, ये सिलेंडर होती है ये शेप, और ये हमारे पास स्फेयर शेप होती है। सो क्वेश्चन में कहा है स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड नेक, इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो इसकी नेक है यानी कि ये 8 सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और ये जो नेक का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। या हम ये कह सकते हैं सिंपल सिलेंडर हमारे पास यहाँ इस वेजल में दो शेप्स है, एक है सिलेंडर और एक है स्फेयर, ठीक है। नीचे वाला ये स्फेयर है, ये ऊपर वाला सिलेंडर है। तो सिलेंडर के केस में सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का डायमीटर दे दिया हमें, हाइट कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर को अगर हम आधा कर दें तो रेडियस हो जाएगा, तो 2 का आधा, 2 को आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन में कहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर भी गिवन है। इसका डायमीटर कितना गिवन है, d इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हमें इसका डायमीटर भी गिवन है 8.5, ठीक है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, अब क्या हुआ इसके अंदर, यानी कि जो वेसल है इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, मतलब ये पूरा वेसल ऊपर तक कितना पूरा कितना पानी फिल कर सकता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया और उस बच्चे ने देखा कि इसका जो वॉल्यूम है, उस बच्चे ने देखा कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला। एक बच्चे ने या बच्ची ने, ठीक है, इसमें जितना मतलब जितना इसमें टोटल पूरा पानी आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर तक इसकी, तो उसने देखा कि इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है वो 345 आ रहा है। तो आपको क्या कहना है, क्वेश्चन में क्या करना है, चेक वेदर दिस चाइल्ड आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो आप ये बताइए कि उस बच्चे का ये जो आंसर वॉल्यूम आ रहा है ये सही है या नहीं, आप इसको क्रॉस चेक करके बताएं। और टेकिंग द अबव एज ए इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, और आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14। अब ये देखिए, ये जो वेजल है स्फेरिकल ग्लास वेजल, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा, पहले तो आप ये बताइए। इसके अंदर जितना पानी, जो पानी का जितना इसमें पानी आ जाएगा, पानी कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। इस बर्तन में भाई उतना ही तो पानी आएगा, उतना पानी आएगा ना जितना इस बर्तन का वॉल्यूम होगा। सो हम ये कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा। देखिए अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये तो पूछा जा रहा है यहाँ से, यानी कि पानी कितना आ जाएगा, वो बराबर होगा जितना इस वेजल का वॉल्यूम है। तो वेजल का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेजल, पानी कितना होगा जितना इस वेजल का वॉल्यूम है। अभी बताइए जो वेजल है ये किससे बना है, ये स्फीयर और सिलेंडर से मिलके बना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो वेजल का वॉल्यूम आएगा, नहीं आएगा। सो हम ये लिख सकते हैं, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वेजल बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल, आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम निकाल के प्लस कर दीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हमें पता है हम पुट करेंगे, ये क्या है 4/3। अब पाई यहाँ से कॉमन है तो पाई हम कॉमन बाहर ले लेते हैं और इसे ब्रैकेट में रख देते हैं। इसका पाई कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ पे 4/3 आर क्यूब, ये आर किसके लिए, स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए हमें डी दिया था, अच्छा डी से हमें डायमीटर दिया था, इससे हम आर बना लेंगे कैसे। तो आर करने के लिए हमें जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड करवा दीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 0.25 मतलब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4.5 मतलब 4.25। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4.25। रेडियस क्या हो गया, 4.25, ठीक है। तो इसमें हम 4/3 आर की जगह हमें क्या पुट करना है, 4.25 क्यूब प्लस ऐसी यहाँ आर स्क्वायर। अब सिलेंडर की जो रेडियस थी वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास 8। सो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ये सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। ना ये सब हमने ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया। हमने क्या करा, ये पाई की वैल्यू हमने यहाँ से पाई कॉमन निकाल लिया, फिर ये 4/3 और आर की जगह हमें ये स्फीयर का रेडियस दिया था 4.25। स्फीयर का रेडियस क्या था, 4.25। इसका क्यूब करके हमने फाइंड कर लिया, तो ये आ गया 76.765625।
और 1 का स्क्वायर 1, 1 8 ज़ा 8, तो ये आ गया 8। फिर हमने 4 को पहले इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड कराने पे हमारे ये पूरा आंसर आ गया। उसमें हमने 8 प्लस करा तो ये आंसर आया। इसमें हमने पाई की वैल्यू 3.14 को मल्टीप्लाई कराया तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 346.512। तो और उस बच्ची के अकॉर्डिंग, जिस बच्ची ने ये वॉल्यूम फाइंड किया था, उसके अकॉर्डिंग आ रहा था 345 और हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 346। इस वजह से हमें इस क्वेश्चन से ये पता चला, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था ना कि उस चाइल्ड का मेजरमेंट सही है या नहीं। सो नो, उस बच्चे का मेजरमेंट सही नहीं था, तो करेक्ट और नॉट करेक्ट बताना था। सो नॉट करेक्ट, मेजरमेंट सही नहीं था, ठीक है। चाइल्ड्स मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमारा आंसर ये आ रहा है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, चाइल्ड्स मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको इस मॉडल पेपर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड आप लोग अच्छे से तैयारी करें। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब हैं, फरवरी आने वाला है और ऐसे ही हम आपको ट्रिक्स और बाकी जो चैप्टर्स आपके हैं उसके लिए भी हम लेके आएंगे वीडियोस। और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।